वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे यूपी पुलिस एग्जाम का जीके जीएस का क्वेश्चन। दोस्तों, इस सेट में हमारे द्वारा टॉप 50 क्वेश्चन लिए गए हैं। इससे पहले हमारे द्वारा एक सेट अपलोड किया जा चुका है, यह हमारा दूसरा सेट है और प्रत्येक सेट से हमारा वादा है कि आपके एग्जाम में 5 से 10 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है और हमारा टारगेट है कि आप 38 क्वेश्चन में लगभग 30 से 35 मार्क्स तक अपने एग्जाम में उठाएं। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें और अब तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने कृषि के विकास के लिए एक नए विशेष विभाग दीवाने अमीर कोही की स्थापना की और किसानों को सौंदर्य कृषि ऋण बांटे? तो यह सुल्तान का नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक ने अमीर कोही के नाम से सौंदर्य कृषि बांटे थे। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, स्पष्टीकरण देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस स्पष्टीकरण से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। इसलिए मेरा कहना है कि आप वीडियो पॉज करके स्पष्टीकरण खुद से भी पढ़ने की कोशिश करें। यहाँ पे आप देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक ने अकाल और कृषि संकट से निपटने के लिए दीवाने अमीर को ही विभाग बनाया था। इसके तहत सरकार की देखरेख में बड़े पैमाने पर खेती चक्र बदलने और किसानों को अग्रिम कर्ज सौंदर्य ताकावी ऋण देने की व्यवस्था की गई थी। हालांकि भ्रष्टाचार के कारण यह योजना असफल रही थी। हमारा अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश काल के दौरान उत्तर भारत विशेषकर उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश में लागू की गई महलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों, यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। महलवाड़ी राजस्व व्यवस्था किसने शुरू की थी, कि जनक कौन है, ये पूछा गया है। तो हॉल्ट मैकेंजी, याद रखिएगा, हॉल्ट मैकेंजी महलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था के संस्थापक हैं, जनक हैं। इसको आप ट्रिक से याद करिएगा कि महल में कौन रहेगा, तो मैं और काजी रहेंगे। ये आपको इस तरह ट्रिक से आप याद कर लेंगे। यहाँ पे व्याख्या देखेंगे कि महलवाड़ी व्यवस्था 1822 में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा तैयार की गई थी। ये आपको डेट याद रखना है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसमें टैक्स का निर्धारण किसी एक किसान के बजाय पूरे गांव में या जमींदारी समूह, जिसे महल कहा जाता था, के सामूहिक रूप से किया जाता था। थॉमस मुनरो ने दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी और कॉर्नवालिस ने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू की थी। दोस्तों, ये आपको जो स्पष्टीकरण है, इससे 100% आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछे जाएंगे। इसीलिए इसे आप याद रखेंगे, खुद से इसे पढ़ने की कोशिश भी करेंगे और इससे 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल यानी 352 के संदर्भ में किस शब्द को हटाकर उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया था? दोस्तों, तो वह शब्द जो था वह था आंतरिक अशांति को हटाकर सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया था। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि वर्ष 1975 में इंदिरा गांधी सरकार ने आंतरिक अशांति शब्द का हवाला देकर देश में आपातकाल लगाया था। इस शब्द के दुरुपयोग को रोकने के लिए मोरारजी देसाई सरकार ने 44वें संशोधन द्वारा इसे बदलकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया। यानी अब केवल आंतरिक दंगों के नाम पर आपातकाल नहीं लगाया जा सकता। हमारा अगला प्रश्न है कि न्यायालय द्वारा जारी की जाने वाली किस रीट का शाब्दिक अर्थ आपका प्राधिकार या वारंट क्या है होता है, जो किसी व्यक्ति को अवैध रूप से सार्वजनिक पद संभालने से रोकती है? तो दोस्तों, यह होता है अधिकार परीक्षा। इसके स्पष्टीकरण आप देखेंगे कि अधिकार परीक्षा रीट तब जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे सार्वजनिक पद पर बैठ जाता है जिस पर उसका कानूनी हक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट
अनुच्छेद 32 या हाई कोड अनुच्छेद 226 इसके माध्यम से व्यक्ति के से उसके पद का कानूनी आधार मांगता है, ये आपको याद रखना है। ये दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, इसको आपको याद रखना है। अधिकार परीक्षा जो है शब्द जारी करता है। हमारा अगला प्रश्न है कि सर्दियों के मौसम में उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी भागों में होने वाली हल्की वर्षा, जिसे रबी की फसल के लिए अमृत माना जाता है, का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों इसका मुख्य कारण है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये रबी फसल के लिए अमृत माना जाता है। यहाँ पे इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पश्चिमी विशेष भूमध्य सागर से उठने वाले चक्रवाती तूफान जो जेट स्ट्रीम हवाओं के साथ भारत पहुंचते हैं दिसंबर से फरवरी के बीच, इनके कारण उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में बारिश और हिमालयी राज्यों में बर्फबारी होती है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करते चलें और हो सके तो सभी प्रश्नों का आंसर करने की कोशिश करें और वीडियो के अंत में ज़रूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही और कितने प्रश्न गलत हो रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व की किस प्रसिद्ध जल संधि को आंसुओं का द्वार कहा जाता है, जो लाल सागर को अदन की खाड़ी यानी हिंद महासागर से जोड़ती है? तो दोस्तों वह है बाब अल मंडेल जल संधि। इस प्रश्न का आप स्पष्टीकरण देखेंगे कि बाब अल मंडेल जल संधि रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण जलमार्ग है। अरब प्रायद्वीप, यमन और अफ्रीका के सिंह यानी जिबूती के बीच स्थित है। इसके सकरे और खतरनाक रास्ते तथा ऐतिहासिक दुर्घटनाओं के कारण इसे अरबी भाषा में आंसुओं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाने की संभावना है। आंसुओं का द्वार किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है बाब अल मंडेल जल संधि को। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र विशेषकर महोबा और कालिंजर में गाया जाने वाला वीर रस से भरपूर प्रसिद्ध लोकगीत गाथा अल्लाह किन दो वीर भाइयों के शौर्य पर आधारित है और इसकी रचना किसने की थी? तो दोस्तों इसकी रचना किया गया था अल्लाह उदल जगनी ने। इस प्रश्न का आप स्पष्टीकरण देखेंगे कि अल्लाह खंड की रचना 12वीं शताब्दी में कवि जगनीक ने की थी। इसमें कालिंजर के राजा रणदीव देव यानी परमाल के दो महान सेनापतियों अल्लाह और उदल द्वारा लड़े गए 52 युद्धों और उनकी वीरता का बेहद संजीव और जोशीला वर्णन है। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का वह एकमात्र कौन सा जिला है जिसकी भौगोलिक सीमाएं भारत के 4 अलग अलग राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार को स्पर्श करती है? दोस्तों यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, ये आपको नोट कर लेना है। तो वह जिला का नाम है दोस्तों सोनभद्र। सोनभद्र जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड इन चारों राज्यों को स्पर्श करता है। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि सोनभद्र भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों की सीमाओं को छूता है। इसके पश्चिम में मध्य प्रदेश, दक्षिण में छत्तीसगढ़, उत्तर पूर्व में झारखंड और पूर्व में बिहार स्थित है। यह जिला खनिज संपदा और वनों के मामले में भी बहुत समृद्ध है। दोस्तों इससे आपके एग्जाम में एक प्रश्न जरूर बनेंगे, क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए कि सोनभद्र के दक्षिण में कौन सा राज्य पड़ता है, तो मध्य प्रदेश पड़ता है, छत्तीसगढ़ पड़ता है, मध्य प्रदेश पश्चिम में पड़ता है, दक्षिण पूर्व में झारखंड और पूर्व में बिहार। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है
विद्युत ट्रांसफर का कोर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग सबसे उत्तम माना जाता है और क्यों? ऐसा इसलिए माना जाता है कि यह नर्म लोहा का बना हो और कम शिथिल हानि के लिए किया जाता है। हमारा इस प्रश्न का स्पष्टीकरण आप देखेंगे कि ट्रांसफार्मर का कोर नर्म लोहे या सिलिकॉन स्टील की परतों से बनाया जाता है क्योंकि इसमें चुंबकीय गुण बहुत जल्दी आते और जाते हैं। इसमें चुंबकीय ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में नुकसान और न्यूनतम हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि आयुर्वेद और चिकित्सा विज्ञान के संदर्भ में पारा धातु का मुख्य अयस्क कौन सा है जिसका उपयोग सिंदूर बनाने और थर्मामीटर के लिए किया जाता है? तो दोस्तों यह है सिनेबार। सिनेबार जो है पारा धातु का अयस्क है। इससे का स्पष्टीकरण आप देखेंगे कि सिनेबार जो है यह HGS से सूचित किया जाता है। HGS इस तरह सूचित किया जाएगा मरकरी सल्फाइड को। पारे का मुख्य खनिज अयस्क है। यह लाल रंग का होता है। बॉक्साइड एल्युमिनियम का है और गैलेना सीसा का है और केलामाइन जो है जस्ते का अयस्क है। ये भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसे भी आप अच्छे से एक बार एग्जाम देने से पहले पढ़ लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी आपातकालीन स्थिति में किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का ब्लड ग्रुप टेस्ट करने का समय ना हो तो उसे सुरक्षित रूप से किस ग्रुप का रक्त बिना किसी साइड इफेक्ट के दिया जा सकता है? तो दोस्तों जो सर्वदाता ग्रुप होता है उसे कहते हैं O निगेटिव। O निगेटिव जो है किसी भी व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पे O निगेटिव जो है ऑप्शन नंबर बी में है O निगेटिव। इसे ही आप किसी भी व्यक्ति को चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे आप स्पष्टीकरण में देखेंगे O निगेटिव रक्त समूह को सच्चा सर्वदाता कहा जाता है। इस रक्त की लाल रक्त कोशिकाओं पर ना तो A एंटीजन होता है ना ही B एंटीजन और ना ही फैक्टर RH एंटीजन होता है। इसीलिए इसे किसी भी व्यक्ति के शरीर पर चढ़ाने पर उसका इम्यूनिटी सिस्टम एंटीबॉडीज नहीं बनता है। दोस्तों ये भी आपके लिए स्पष्टीकरण काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि O निगेटिव में क्या नहीं पाया जाता है। तो तीनों का नाम दे देगा आपको। A एंटीजन, B एंटीजन, RH फैक्टर तीनों ही नहीं पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी गंभीर धारा साइबर आतंकवाद के कृत्य के लिए आजीवन कारावास तक के कड़े दंड का प्रावधान करती है? तो दोस्तों यह करता है धारा 66 का F। इसे आप स्पष्टीकरण में देखेंगे कि यदि कोई व्यक्ति भारत की संप्रभुता और एकता या सुरक्षा को खतरा पहुंचाने के इरादे से किसी कंप्यूटर नेटवर्क या सरकारी डेटाबेस को हैक करता है या नुकसान पहुंचाता है तो उसे IT एक्ट की धारा 66F के तहत साइबर आतंकवाद का दोषी माना जाता है जिसमें उम्र कैद की सज़ा का नियम है। ध्यान दें कि धारा 66A को सुप्रीम कोर्ट ने श्रेया सिंगल केस में निरस्त कर दिया था। ये भी आपको याद रखना है। काफ़ी बार ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में फिलिप्स वर्क किन दो आर्थिक चरों के बीच विपरीत उल्टे संबंध को ग्राफिक रूप से प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों यह मुद्रास्फीति और बेरोजगारी की दर को ग्राफिक रूप से प्रदर्शित करता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अर्थशास्त्र A.W. फिलिप्स के अनुसार अल्पकाल में मुद्रास्फीति महंगाई और बेरोजगारी के बीच उल्टा संबंध होता है। यानी अगर बाजार में महंगाई बढ़ेगी तो आर्थिक गतिविधि तेज होने के कारण बेरोजगारी की दर कम होगी और इसके विपरीत स्थिति भी लागू होती है। दोस्तों ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। इससे आपके एग्जाम में 100% एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। इसलिए हमारे द्वारा
इतने टफ टफ क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ताकि आप अच्छा स्कोर करके आ सकें। हमारा वादा है कि आपके एग्ज़ाम में हमारे सेट के द्वारा आपको 38 में से 35 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है दोस्तों। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक भी करते चले। हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है और इसकी स्थापना किस वर्ष संसद के अधिनियम द्वारा की गई थी। तो दोस्तों सही कथन जो है वह यह है कि यह एक वैधानिक सांविधिक निकाय है और इसकी स्थापना जो हुई थी 2010 में हुई थी। हमारा इस प्रश्न का स्पष्टीकरण आप देखेंगे कि एनजीटी जो है की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई थी। यह एक अर्ध न्यायिक संवैधानिक संस्था है जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, वनों के बचाव और प्रदूषण से जुड़े मामलों को तेजी से निपटारा करना है। 6 महीने के भीतर में करना होता है। इसका मुख्य मुख्यालय नई दिल्ली में है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्ष 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा भारतीय समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को कुचलने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। इसके डर में से रातों रात बंगाली भाषा से अंग्रेजी भाषा में बदलने वाला अखबार कौन सा था। दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन को देखते हुए ये सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं और आपको वादा करता हूं कि हमारे सेट के द्वारा आपके एग्जाम में काफ़ी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका जो है रातों रात बंगाली भाषा से अंग्रेजी भाषा में बदलने वाला अखबार बना था। हमारा इस प्रश्न का आप स्पष्टीकरण देखेंगे कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने की थी, ये आपको याद रखना है। यह बंगाली भाषा का अखबार था जो ब्रिटिश नीतियों की कड़ी आलोचना करता था। जब लिटन ने केवल भारतीय भाषाओं के अखबारों पर सेंसरशिप लगाने के लिए कानून पास किया तो इस अखबार ने कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए रातों रात खुद को अंग्रेजी अखबार में बदल लिया था। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को यह निर्देश देता है कि वह लोक सेवा में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 जो है यह न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का कदम उठाता है। इस प्रश्न का आप स्पष्टीकरण देखेंगे कि संविधान में भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 50 शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। यह सुनिश्चित करता है कि आपराधिक मामलों में मजिस्ट्रेट न्याय करने के वाले अधिकारी प्रशासनिक अधिकारियों के दबाव में मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। दोस्तों ये आपको इस स्पष्टीकरण में ये आपको पता चला होगा कि भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व होता है और उसी में अनुच्छेद 50 आता है। नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक में भाग 4 को डिनोट किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का सबसे दक्षिण द्वीप कौन सा है जो 9 डिग्री चैनल द्वारा मुख्य लक्षद्वीप समूह से अलग होता है। तो दोस्तों यह होता है मिनिकॉय। यहाँ पे इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मिनिकॉय लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे दक्षिणी द्वीप है। यह सांस्कृतिक रूप से मालदीव के करीब है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मुख्य लक्षद्वीप समूह से अलग करता है जबकि 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। दोस्तों आपको याद रखना है 8 को 4 भागों में बांटिएगा तो यह हो जाएगा मालदीप। तो म से
मालदीव कहिएगा और म से मिनिकॉय कहिएगा। तो 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है, और 9 डिग्री चैनल जो है 9 हमेशा उल्टा करिए तो 6 दिखता है, तो 9 से 6 छक्का मारने का लक्ष्य रखिए और छोटा मारिए, मिनिमम मारिए, वो मिनिमम रन ही मिलेगा। तो लक्ष्य और मिनिकॉय को इस ट्रिक से आप याद कर लीजिएगा कि 9 डिग्री चैनल है जो लक्ष्य है मिनिकॉय से उल्टा करने पे, और मामा जो कर लीजिएगा म बराबर, तो मिनिकॉय और मालदीव से 8 डिग्री चैनल। इस तरह आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय कार्यरत हैं, और राज्य का सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? तो दोस्तों यह है 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में कुल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। एक इलाहाबाद विश्वविद्यालय का स्थापना 1887 में, राज्य का सबसे पुराना विश्वविद्यालय जिसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहते हैं। दूसरा जो है BHU वाराणसी है। तीसरा है AMU अलीगढ़ है। और चौथा है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ। और पांचवा है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी। और छठा है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अमेठी। ये 6 कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में, जिसमें आपको सबसे पुराना है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। हमारा अगला प्रश्न है कि भौतिक विज्ञान के अनुसार यदि किसी वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर भेजना हो तो उसे कम से कम किस पलायन वेग से ऊपर फेंकना होगा? तो दोस्तों यह 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड से यदि हम फेंकें तो वह पलायन वेग से बाहर चला जाएगा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर चला जाएगा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पृथ्वी के लिए पलायन वेग जो है का मान लगभग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब है कि यदि कोई रॉकेट या वस्तु इस गति से या इससे अधिक गति से ऊपर फेंकी जाए तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को पार कर जाएगी और अंतरिक्ष में चली जाएगी, वापस कभी नीचे नहीं गिरेगी। हमारा अगला प्रश्न है कि किसी देश के नागरिकों के बीच आय के वितरण की असमानता को सटीक रूप से मापने के लिए अर्थशास्त्र में किस सूचकांक या गुणांक का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसमें उपयोग किया जाता है गिनी गुणांक का। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि गिनी गुणांक का मान 0 से 1 के बीच होता है। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। कभी कभी इसका मान पूछा जाता है गिनी गुणांक का मान कितना होता है, तो 0 से 1 के बीच में होता है। 0 का अर्थ होता है पूर्ण समानता, सबकी आय बराबर है, और 1 का अर्थ होता है कि पूर्ण असमानता, देश का सारा धन सिर्फ एक व्यक्ति के पास है। यह लॉरेंज वर्ग के सिद्धांत पर आधारित है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में से सशस्त्र बल सीमा बल को मुख्य रूप से भारत की किन 2 पड़ोसी देशों के साथ लगने वाली खुली सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है? यानी SSB को किसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है? तो दोस्तों इसे सौंपा गया है भारत नेपाल और भारत भूटान सीमा के लिए। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि SSB का गठन 1963 में हुआ था और यह गृह मंत्रालय के अधीन आता है। इसका मुख्य काम भारत नेपाल जो कि 1751 किलोमीटर और भारत भूटान जो कि 699 किलोमीटर की मित्रवत खुली सीमाओं पर तस्करी, घुसपैठ और
अन्य राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकना है। भारत चीन सीमा पर आईटीबीपी और पाकिस्तान बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ तैनात है। ये काफ़ी बार इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसे आपको याद रखना है। और ये किताबी नॉलेज नहीं, ये अपने आप में भी नॉलेज रखने की आवश्यकता है। हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है और यह किस नदी के किनारे खोजा गया था? तो दोस्तों आलमगीर जो है यह मेरठ के हिंडन नदी के किनारे स्थित है। इस प्रश्न का आप स्पष्टीकरण देखेंगे कि आलमगीरपुर हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी और पूर्वी छोर बिंदु माना जाता है। यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के में हिंडन नदी, जो यमुना की सहायक नदी है, के तट पर स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1958 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा की गई थी। हमारा इस प्रश्न का आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि आलमगीरपुर गिरेगा कहाँ? तो यज्ञ में। यज्ञदत्त शर्मा इसकी स्थापना किए थे और 1958 में गिरा गया था, यानी 58 वर्ष में वो गिर गया था और मर गया था। इस तरह आप ट्रिक से याद कर लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के विशेष प्रशासनिक प्रावधान निम्नलिखित में से किन चार पूर्वोत्तर राज्यों की जनजातियों क्षेत्रों पर लागू होती है? तो दोस्तों 6ठी अनुसूची जो है यह लागू होती है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 राज्यों पर लागू होती है 6ठी अनुसूची। इस प्रश्न का आप स्पष्टीकरण देखेंगे कि संविधान की 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम याद रखने की ट्रिक है AMTM। इस तरह से आप याद रखेंगे। राज्यों के जनजातियों क्षेत्रों में स्वतः जिलों परिषद के माध्यम से विशेष जनजातीय प्रशासन और अधिकारों का संरक्षण करती है। तो दोस्तों यहीं पे ये जो स्पष्टीकरण का ट्रिक है आप इसे याद कर सकते हैं। A से असम, M से मेघालय, T से त्रिपुरा और M से मिजोरम। इस तरह का ट्रिक आपको मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में स्थित किस प्रसिद्ध पक्षी विहार का नाम बदलकर महान क्रांतिकारी का नाम शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार कर दिया गया और यह किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों यह नवाबगंज पक्षी विहार का नाम बदलकर चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार कर दिया गया है और यह उन्नाव जिले में स्थित है। इस प्रश्न का आप स्पष्टीकरण देखेंगे कि उन्नाव जिले में स्थित नवाबगंज पक्षी विहार की स्थापना 1984 में हुई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभयारण्य कर दिया है। यह प्रवासी पक्षियों के देखने के लिए एक प्रमुख केंद्र है। हमारा अगला प्रश्न है कि पीने वाले पानी की अस्थायी कठोरता मुख्य रूप से पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के किन लवणों के घुले होने के कारण होती है, जिसे सामान्य उबालकर दूर नहीं किया जा सकता? तो यह है दोस्तों सल्फेट और क्लोराइड के कारण ऐसा होता है। दोस्तों यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है। यहाँ पे इस प्रश्न का स्पष्टीकरण आप देखेंगे कि पानी की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है, जो उबालने पर दूर हो जाती है, लेकिन अस्थायी कठोरता कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड और नाइट्रेट के कारण होती है। इसे दूर करने के लिए धावन सोडा या केलगन विधि का उपयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि गुप्त साम्राज्य के किस प्रसिद्ध शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे, जिन्होंने प्रयाग प्रस्तुति की रचना की थी, जो उस काल के सैन्य अभियानों का मुख्य स्रोत है? तो दोस्तों यह था समुद्रगुप्त के समय जो उनके दरबारी कवि थे वह हरिसेन थे।
तो समुद्र के किनारे हरी हरी बोल, इस तरह ट्रिक से इसे आप याद कर लेंगे कि हरिश्चंद्र जो थे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। यहाँ पे इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि हरिसेन गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के राजकवि और सचिव थे। उन्होंने प्रयाग प्रस्थिति में समुद्रगुप्त की विजयों और उनके पराक्रम का विस्तृत वर्णन संस्कृत भाषा में किया है। ये आपको याद रखना है, ये जो प्रयाग प्रशस्ति है ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इसी प्रशस्ति के आधार पर इतिहासकार B.S. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और इसका मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों इसका मुख्य कार्य है अनुच्छेद 280 के तहत ये किया गया था और केंद्र राज्यों के बीच करों के बंटवारे का सिफारिश करना इसका मुख्य कार्य है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति हर 5 साल में एक वित्त आयोग का गठन करता है। इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। इसका मुख्य काम केंद्र सरकार द्वारा इकट्ठा किए गए टैक्स को केंद्र और राज्य के बीच किसी अनुपात में बांटा जाए, इसकी रूपरेखा तय करना है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की कौन सी 2 प्रमुख नदियाँ प्राचीन काल की भ्रंश घाटी से होकर पश्चिमी की ओर बहती है? यहाँ पे नदियाँ होगी दोस्तों, यहाँ नदी आप कर लेंगे, बहती है और अरब सागर में गिरते समय डेल्टा के बजाय एस्चुरी का निर्माण करती है। तो दोस्तों वे नदियाँ हैं नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती जो है प्राचीन काल की भ्रंश घाटी से होकर पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरते समय एस्चुरी का निर्माण करती है। यहाँ पे इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि नर्मदा और ताप्ती नदियाँ विंध्याचल पर्वत जो है का और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच की दरारों या भ्रंश घाटी से होकर बहती है। क्योंकि ये कठोर चट्टानी रास्तों से गुजरती है, इसीलिए अपने साथ ज़्यादा मिट्टी गाद नहीं ला पाती। इसी कारण ये समुद्र में मिलते समय डेल्टा ना बनाकर सीधे गहरे पानी में मिल जाती है, जिसे एस्चुरी कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐतिहासिक और प्रसिद्ध मेला ऊंटों के व्यापार के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, जिसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मिनी कुंभ भी कहा जाता है? तो दोस्तों यह है बटेश्वर मेला जो कि आगरा में लगता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे यानी स्पष्टीकरण देखेंगे कि आगरा के पास यमुना नदी के तट पर स्थित बटेश्वर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर एक बहुत बड़ा पशु मेला लगता है, जो विशेष रूप से ऊंटों और घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान शिव के 101वें मंदिर भी स्थित है, जो इसे धार्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण मनाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम जैसे कांच या पानी से विरल माध्यम जैसे हवा में प्रवेश करती है और उसका आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक हो जाता है, तो कौन सी घटना घटती है? तो दोस्तों वह घटना है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे यानी स्पष्टीकरण देखेंगे, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, सघन मने जल और विरल मने वायु, यहाँ बी से विरल करिएगा तो बी से व से वायु और बी यहाँ वही हो गया वर्ड, ठीक कहा जाता है। क्रांति कोण से बड़े कोण पर टकराता है तो वह दूसरे माध्यम में जाने के बजाय पूरी तरह उसी माध्यम में वापस लौट आता है। इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। हीरा का चमकना, रेगिस्तान में मृगमरीचिका का दिखना और ऑप्टिकल फाइबर इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों इतना आपको याद रखना है, ये आप याद रखते हैं तो इसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का जो घटना है, यही तीनों के बारे में ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। हीरा का चमकना,
रेगिस्तान में मृग मरीचिका का दिखना ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य मॉडल प्रोफेसर पीसी मोहलनोबिस द्वारा तैयार किया गया था, जिसमें भारी उद्योग और बुनियादी ढांचों के विकास पर सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो दोस्तों यह दिया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, यानी पीसी मोहलनोबिस कौन सा योजना पर आधारित है? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर आधारित है। यहाँ पे इस प्रश्न का स्पष्टीकरण आप देखेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि 56 से 61 मोहलनोबिस मॉडल पर आधारित थी, इसका मुख्य उद्देश्य देश में तेजी से औद्योगिकरण करना था। इसी योजना के दौरान भारत में भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर जैसे बड़े इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई। पहली योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, जो कि कृषि पर आधारित थी, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है पुलिस अधिनियम 1861 की किस धारा में यह स्पष्ट कानून प्रावधान है कि प्रत्येक पुलिस अधिकारी हमेशा 24 घंटे यानी कर्तव्य ड्यूटी पर माना जाएगा और उसे जिले में कहीं भी तैनात किया जा सकता है? तो दोस्तों यह धारा का नाम है धारा 22। यह धारा 22 के अंतर्गत ऐसा बोला गया है। यहाँ पे इस प्रश्न का स्पष्टीकरण आप देखेंगे कि पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 22 के अनुसार एक पुलिस अधिकारी का कोई निश्चित कार्य समय नहीं होता, वह कानून में हमेशा ड्यूटी पर तैनात माना जाता है। आवश्यकता पड़ने पर उसे बिना उसकी सहमति के जिले या राज्य के किसी भी हिस्से में तुरंत भेजा जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया था। वर्ष 2019 के नवीनीकरण संशोधन के बाद इसके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष निर्धारित किया गया है? तो दोस्तों यह निर्धारित किया गया है 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो इतना निर्धारित किया गया है। यहाँ पे इस प्रश्न का स्पष्टीकरण आप देखेंगे मानवाधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के पहले एनएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु होता था, लेकिन सरकार ने इसमें बदलाव करके अब कार्यकाल को घटाकर 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो कर दिया है, ताकि योग्य लोगों को जल्दी अवसर मिल सके। हमारा अगला प्रश्न है कि आधुनिक भारत के इतिहासकार जो हैं इतिहास में वर्ष 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके मार्गदर्शन और प्रयासों में की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध और स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना था? तो दोस्तों यह था आत्माराम पांडुरंगा, जो कि केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से की गई थी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे यानी स्पष्टीकरण देखेंगे कि प्रार्थना समाज की स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंगा ने की थी, जिसमें बाद में महादेव गोविंद रानडे भी शामिल हुए। यह संस्था ब्रह्म समाज से प्रेरित थी और इसने पश्चिमी भारत में धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए बहुत महत्व का कार्य किया। तो दोस्तों ये आपको प्रार्थना समाज की स्थापना किन्होंने किया, तो यह आत्माराम पांडुरंगा ने की। इस तरह आप याद कर लेंगे। ट्रिक मैं बताता हूँ, प्रार्थना करिए किससे, तो आत्मा से। ये आप ट्रिक से याद कर लीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद की किस सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण द्वितीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है, जिसमें कुल 22 सदस्य होते हैं? तो दोस्तों यह कहा जाता है लोक लेखा समिति को। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। इस प्रश्न का स्पष्टीकरण आप देखेंगे कि लोक लेखा समिति भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है।
इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। परंपरा के अनुसार इस समिति का अध्यक्ष हमेशा विपक्ष का कोई वरिष्ठ नेता होता है। प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। दोस्तों ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में 100% पूछा भी जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, भूगोल के संदर्भ में अर्जेंटीना और उरुग्वे दक्षिण अमेरिका के समशीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाने वाले विशाल उपजाऊ घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों यह जाना जाता है पंपास के नाम से। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पंपास दक्षिण अमेरिका के मुख्य घास के मैदान के है जो गेहूं की खेती और पशुपालन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। प्रेरी उत्तरी अमेरिका में और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में और वेल्ड दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को कहा जाता है। दोस्तों घास के मैदान से रिलेटेड यदि क्वेश्चन पूछता है तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इसलिए इसे आप अच्छे से याद कर लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर लकड़ी पर नक्काशी के हस्तशिल्प के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है, जिसे भारत सरकार द्वारा जीआई टैग भी प्रदान किया गया है? तो दोस्तों यह है सहारनपुर। सहारनपुर जो है लकड़ी पर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे इस समय इस प्रश्न का स्पष्टीकरण आप देखेंगे कि सहारनपुर अपने काष्ठ शिल्प या लकड़ी पर की जाने वाली बारीक नक्काशी के काम के लिए वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध है। अलीगढ़ जो है, अलीगढ़ ताले के लिए, मुरादाबाद पीतल के बर्तनों के लिए और कन्नौज इत्र के लिए निर्माण के लिए जाना जाता है। दोस्तों ये भी स्पष्टीकरण आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, फलों को कृत्रिम रूप से जल्दी पकाने के लिए गैस वेल्डिंग उद्योग में कच्चे माल के रूप में किस हाइड्रोकार्बन गैस का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसमें एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। इसे आप स्पष्टीकरण में देखेंगे कि कैल्शियम कार्बाइड जब नमी से क्रिया करता है तो एसिटिलीन गैस निकलती है जो कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में मदद करती है। यही गैस ऑक्सीजन के साथ मिलकर बहुत तेज़ी से तापमान वाली लौ बनाती है, जिसका उपयोग धातुओं को काटने और गैस वेल्डिंग में किया जाता है। नोट: प्राकृतिक रूप से फल पकाने वाला पादप हार्मोन एथिलीन है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयोग किए जाने वाले मौद्रिक नीति साधनों में रेपो रेट का वास्तविक अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों इसका वास्तविक अर्थ होता है वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपनी अल्पकालीन ज़रूरतों के लिए रिजर्व बैंक से कर्ज लेते हैं। हमारा इस प्रश्न का आप स्पष्टीकरण देखेंगे कि रेपो रेट वह ब्याज दर है जो आरबीआई बैंकों को कम समय के लिए कर्ज देते समय वसूलता है। जब बाजार में महंगाई बढ़ती है तो आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देता है, जिससे बैंकों के लिए लोन लेना महंगा हो जाता है और बाजार में पैसों का फ्लो कम हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर और साइबर सुरक्षा के संदर्भ में रेनसमवेयर नामक मेलवेयर हमला किस प्रकार की डिजिटल रंगदारी को दर्शाता है? तो दोस्तों यह दर्शाता है यूजर की फाइलों को एक जटिल कोड से लॉक कर देना और उन्हें खोलने के बदले में डिजिटल करेंसी जैसे बिटकॉइन में फिरौती मांगना। यही होता है कंप्यूटर साइबर सुरक्षा के संदर्भ में रेनसमवेयर। इस प्रश्न का आप स्पष्टीकरण देखेंगे कि रेनसमवेयर एक बेहद खतरनाक वायरस मेलवेयर है। यह जब किसी कंप्यूटर या सर्वर में घुसता है तो उसकी सभी महत्वपूर्ण फाइलों को एन्क्रिप्ट यानी लॉक कर देता है।
स्क्रीन पर एक मैसेज आता है कि यदि अपना डेटा वापस चाहिए तो बताई गई रकम फिरौती या हैकर्स को क्रिप्टो करेंसी के रूप में ट्रांसफ़र करें। हमारा अगला प्रश्न है कि मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत राजा अकबर द्वारा शुरू की गई मनसबदारी प्रथा में जात और सवार शब्द क्रमशः किन दो बातों को प्रदर्शित करता है? तो जात और सवार शब्द जो है यह प्रदर्शित करता है मनसबदारी व्यक्ति पद, वेतन, स्तर और उसके अधीन रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या को। हमारा इस प्रश्न का स्पष्टीकरण आप देखेंगे कि मनसबदारी एक सैन्य और प्रशासनिक पद प्रणाली थी। जात अधिकारी की दरबार में स्थिति और उसकी प्रतिष्ठा और उसका वेतन तय होता था। सवार पद से तय होता था कि उस मनसबदार को सेना की जरूरत के लिए कितने सशस्त्र सैनिक और घोड़े अपने पास रखने अनिवार्य हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 दोनों को रिट जारी करने की शक्ति है। इस संदर्भ में कौन सा कथन क्षेत्राधिकार के मामले में पूरी तरह से सत्य है? तो दोस्तों इसमें जो सत्य है, हाई कोर्ट का रिट क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट की तुलना में अधिक विस्तृत व्यापक है, क्योंकि यह मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य कानूनी अधिकारों के लिए भी रीट जारी करता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करता है और उच्च न्यायालय 226 के तहत। यहाँ पे इस प्रश्न का आप स्पष्टीकरण देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय केवल 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों के हनन पर रीट जारी कर सकता है। इसके विपरीत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के साथ साथ किसी भी कानूनी अधिकारी या प्रशासनिक विवादों में मामले में भी रीट जारी कर सकता है, इसीलिए उसका रीट का दायरा बड़ा माना जाता है। यानी कि किसका रीट का दायरा सबसे बड़ा माना जाता है? तो यह माना जाता है उच्च न्यायालय का, यानी हाई कोर्ट का। हमारा अगला प्रश्न है कि उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में स्थित सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और बायोस्फीयर रिजर्व मुख्य रूप से किस विशाल वन जीव के संरक्षण और मयूरभंज हाथी अभयारण्य के हिस्से के रूप में प्रसिद्ध है? तो दोस्तों यह प्रसिद्ध है रॉयल बंगाल टाइगर और एशियाई हाथी के लिए। इस प्रश्न का आप स्पष्टीकरण देखेंगे कि सिमलीपाल उड़ीसा मयूरभंज जिले में स्थित है। इसका नाम यहाँ बहुतायत में पाए जाने वाले सेमल यानी रेशम कपास के पेड़ों के नाम पर पड़ा है। यह बाघों और हाथियों का एक बहुत बड़ा प्राकृतिक आवास है और यहाँ साल के घने जंगल पाए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सिमलीपाल को आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। सिम लेके लोग बात करते करते उड़ जाते हैं, यानी सिमलीपाल उड़ीसा में है। हमारा अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की कौन सी प्रसिद्ध जनजाति मुख्य रूप से मिर्ज़ापुर और सोनभद्र के पहाड़ियों क्षेत्रों में रहती है, जिसका मुख्य पारंपरिक लोक नृत्य कर्मा है, जो कि पूरी रात बड़े उत्साह से मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है खरवार यानी खेरवार जनजाति के द्वारा। इस प्रश्न का आप स्पष्टीकरण देखेंगे कि खरवार जनजाति उत्तर प्रदेश की दक्षिणी पूर्व जिलों यानी सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और चंदौली में पाई जाती है। इनका इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है। कर्मा इनका सबसे मुख्य और पवित्र लोक नृत्य है, जो पर्यावरण, शौर्य और लोक संस्कृति से जुड़ा हुआ है। दोस्तों आपको कमेंट में बताना है, हमारे द्वारा ऊपर क्वेश्चन में बताया गया था सोनभद्र 4 राज्यों को टच करता है। सोनभद्र कितने राज्यों को टच कर रहा? तो 4 राज्यों को। तो 4 में से पश्चिम में कौन सी राज्य को टच करता है, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। सोनभद्र पश्चिम में कौन से राज्य को टच करता है? हमारा अगला प्रश्न है मानव स्वास्थ्य विज्ञान के अनुसार विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है और शरीर में इसकी अधिकता या अधिक कमी होने पर कौन सा घातक रक्त रोग हो सकता है? तो यह होगा दोस्तों
साइनोकोबालामिन कहा जाता है विटामिन B12 को, और परनीसियस एनीमिया घातक रक्त अल्पता होता है कमी से। इस प्रश्न का आप स्पष्टीकरण देखेंगे कि विटामिन B12 एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, इसीलिए इसे साइनोकोबालामिन कहते हैं। यह शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं यानी RBC के निर्माण और तंत्रिका के सही काम करने के लिए जरूरी है। इसकी कमी से शरीर में खून बनना बहुत कम हो जाता है, जिसे घातक रक्त अल्पता कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान सीमा, विशेष रूप से थार मरुस्थल और कश्मीर सीमा तथा भारत बांग्लादेश की संप्रवेदनशील सीमाओं की सुरक्षा का मुख्य जिम्मा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF के पास, जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी, कौन है? तो दोस्तों वह है BSF यानी सीमा सुरक्षा बल। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे यानी स्पष्टीकरण देखेंगे कि सीमा सुरक्षा बल का गठन 1 दिसंबर 1965 को भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने के उद्देश्य से किया गया था। इसे भारत की रक्षा की पहली पंक्ति कहा जाता है। यह बल पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ देश की सीमाओं पर तैनात रहते हैं। दोस्तों यदि आपने हमारे वीडियो को अच्छे से देखा है और अच्छे से सुना है तो आप हमें ये बताएंगे कि SSB की स्थापना कब हुई थी, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वर्ष 1930 में बंगाल के चिटगांव शस्त्रागार छापे की साहसिक क्रांतिकारी घटनाओं के मुख्य रोजगार और नेताओं को कौन थे, जिन्हें लोग प्यार से मास्टर दा कहते थे? तो दोस्तों वह थे सूर्यसेन। सूर्यसेन को प्यार से लोग मास्टर दा कहते थे। इस प्रश्न का आप स्पष्टीकरण देखेंगे कि सूर्यसेन पेशे से एक शिक्षक थे, इसीलिए उन्हें मास्टर दा कहा जाता था। उन्होंने इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की और 18 अप्रैल 1930 को अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के चटगांव, अब बांग्लादेश में स्थित मुख्य हथियार डिपो पर धावा बोलकर उसे लूट लिया था। बाद में 1934 में उन्हें फांसी दे दी गई थी। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत देश में शासन चलाने के लिए विषयों को 3 सूची में बांटा गया। इसके अंतर्गत पुलिस और लोक व्यवस्था किस सूची में मुख्य विषय थे? तो दोस्तों यह मुख्य विषय थे राज सूची के। इस प्रश्न का आप स्पष्टीकरण देखेंगे कि संविधान के अनुसार कानून व्यवस्था बनाए रखने, पुलिस बल का नियंत्रण करने और उसका बजट तय करने का पूरा अधिकार संविधान राज्य सरकार का होता है, क्योंकि पुलिस राज सूची की प्रविष्ट 2 विषय हैं। नोट: हालांकि दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस सीधे केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में वर्ष 2017 में लागू की गई अप्रत्यक्ष कर प्रणाली वस्तु एवं सेवा कर GST के दायरे में निम्नलिखित में से किन मुख्य उत्पादों को अभी भी पूरी तरह बाहर रखा गया है, जिस पर राज्य अपने पुराने टैक्स लगाते हैं? तो दोस्तों वह है कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और मानव उपभोग के लिए शराब। इस प्रश्न का आप स्पष्टीकरण देखेंगे कि पेट्रोल, डीजल, विमान ईंधन, कच्चा तेल, प्राकृतिक और गैस, शराब को GST के दायरे में से बाहर रखा गया है। इन पर केंद्र सरकार केंद्रीय उत्पाद शुल्क और राज्य सरकार वेट या सेल्स टैक्स वसूलती है, जो राज्य की कमाई का मुख्य जरिया है। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित रिहद बांध परियोजना के कारण बनने वाले भारत के सबसे बड़े कृत्रिम जलाशय का नाम देश के किस महान नेता के सम्मान पर रखा गया है?
तो दोस्तों यह रखा गया है गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम पर। इस प्रश्न का आप स्पष्टीकरण देखेंगे कि रिहद बांध सोन नदी की सहायक नदी रिहद नदी पर पिपरी यानी सोनभद्र में बना है। इसके पीछे स्थित विशाल कृत्रिम झील का नाम उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और भारत के पूर्व गृह मंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर गोविंद बल्लभ पंत सागर रखा गया। यह पानी के आयतन के मामले में भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा इस सेट का 50 क्वेश्चन पूरा होता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपको भले ही क्वेश्चन बड़े बड़े लग रहे हों, लेकिन इनसे आपके क्वेश्चन हुबहू मिलेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर में ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों यहीं पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।